हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदेश भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आदेश, ये मल्हा जाति से आते हैं, करीब 2.8% के आसपास की उनकी आबादी, लेकिन ओवरऑल वो जो ईबीसी, जो नीतीश कुमार का एक मजबूत वोट बैंक माना जाता था, उसमें सेंधमारी की महागठबंधन की रणनीति के तौर पर देखा गया फैसला। आपने देखा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक डुबकी लगाई थी तालाब के अंदर और उसने कहा कि वो मछली पकड़ रहे थे, दरअसल जाल फेंका था। हाँ, नहीं, वो जाल फेंका था वोटर को फंसाने के लिए। और वो वोटर मुकेश सहनी की ही जाती है, निषाद है, मल्ला है, ये लगभग 4.5% के आसपास बैठता है। तो और इसीलिए इनको डिप्टी सीएम घोषित किया गया था और इसीलिए ईबीसी मैनिफेस्टो पटना में जारी किया है, जिसमें खड़गे साहब, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तीनों वहाँ मौजूद थे। और बेसिकली ईबीसी को स्पेसिफिकली टारगेट करके कि जेडीयू का वोट हमें काटना है, तभी जाके जो आपने एमवाई की बात की थी उसमें आप देखिए, उसमें पलायन है, उसमें बेरोजगारी है, उसमें पेपर लीक है जी। तो महागठबंधन का जो टारगेट है वो बिहार के युवा हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे ताकि आप हमारी तरफ आइए। आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है छोटा सा एक रिएक्शन शुक्ला जी का भी। कुल मिलाकर अगर महागठबंधन की बात की जाए, तेजस्वी यादव, आरजेडी की बात की जाए, तो करीब 34-35% का इनका वोट शेयर जो है वोट बैंक के तौर पर वो मजबूती से खड़ा रहता है। लेकिन चुनौती बड़ी यही कि किस तरीके से उसको बढ़ाया जाए अगर एनडीए को काउंटर करना है। और उसी जुगत में ये तमाम कोशिशें नजर आती हैं, सेंधमारी करना किसी तरीके से एनडीए के वोट बैंक में, खासतौर से ईबीसी में। राकेश जी, देखिए, तेजस्वी जी अकेले पूरा बोझ लिए हुए हैं महागठबंधन का। तेजस्वी जी जिस उम्मीद के साथ थे कि कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और आपके मुकेश सहनी जी वोट ऐड करेंगे, तो जो आपने आंकड़ा बताया है, यदि उसमें ये 2-2%, 3-3% या 1-2% का भी यदि तीनों दल की तरफ से ऐड हो जाएगा, तो आरजेडी जो पिछली बार 75 सीटों पे थी और महागठबंधन जो अटक गया था थोड़े में, वो महागठबंधन बहुमत के करीब पहुंच जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप मुकेश सहनी को ही देखिए तो मलाह के अलावा केवट और निषाद भी उनको अपना नेता नहीं मानता, उसी में भी विभाजन है। जो ईबीसी की आप बात करें तो ईबीसी में इसी समाज के 3 वोट बटे हुए हैं। अब दूसरा लेफ्ट पार्टी का अपना पॉकेट है जो 4 सीटों पे सिमटा हुआ है। और कांग्रेस जो पूरे बिहार में राज किया करती थी, वो कांग्रेस जो अभी पहले चरण में 13 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, उसमें बेनीपुर छोड़ के बाकी 12 सीटों पे उसकी हालत खराब है। तो तेजस्वी अकेले कितना जोर मारेंगे और कितना जोर मार के महागठबंधन, बड़ी बात आप कह रहे हैं। मेघा को भी लेकर आते हैं इस चर्चा के अंदर। मेघा, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो एक कहावत है ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की। मतलब इधर आप कोशिश कर रहे हैं, आपने ईबीसी चेहरे के तौर पर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर दिया है, लेकिन वहां एनडीए ने तो सीधे एक चिराग पासवान को लेकर अपने गठबंधन के अंदर वोट प्रतिशत का बढ़िया इंतजाम कर लिया बढ़ाने का। बिल्कुल रोमाना, जैसा मैं कह रही थी कि चिराग पासवान का एनडीए अलायंस में इस बार आना ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का असर होता है। लेकिन जो ओपिनियन पोल्स हैं और जो ग्राउंड से हम लोगों को समझ में आ रहा है, एक बहुत बड़ा वर्ग को लेकर चिराग पासवान आएंगे, आ चुके हैं एनडीए अलायंस में, और उसका असर आपको कई सीट्स पे दिखेगा। सिर्फ उन पॉकेटों में नहीं जहां चिराग पासवान की पार्टी का वर्चस्व है, लेकिन पूरे बिहार में दिखेगा, क्योंकि अति पिछड़ा, दलित, इन सब के नेता हैं चिराग पासवान। और पिछले 3 सालों में जब से उनके पिताजी का निधन हुआ है, उसके बाद चिराग पासवान का एक तरीके से नेता की तरह उदय हुआ है। आप उनकी सभाएं देखिए बिहार में, आप जाके देखिए कितना क्रेज है उनका बिहार में। और एक बात जो मैं चिराग से भी ये कहती हूं कि सिर्फ अति पिछड़ा दलित के जो वो नेता बनते फिरते हैं, उसके बावजूद भी उनको पसंद किया जा रहा है बिहार के कई अन्य जगहों में, कई अन्य कास्ट और जातियों के द्वारा भी। मुझे तो नारा याद आता है जो चिराग पासवान की तरफ से दिया गया था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और एक युवा बिहारी सब पर भारी। इस तरीके की बातें करके वो जो एक बिहार में युवाओं के आइकन के तौर पर चिराग पासवान उभरे हैं, यकीनन वो एक एडवांटेज जो इस वक्त एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो दाव महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव, युवा चेहरा, नीतीश कुमार, उम्र ढलान पर, उसी की काट के तौर पर एनडीए के पास चिराग पासवान भी तो हैं।